हेलो नमस्कार। शिष्य डिफेंस एकेडमी में आपका फिर एक बार स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के तहत हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी प्रोविजन। उसमें हमने ये देखा कि हमारे जो आपातकाल के उपबंध है उसमें तीन तरह की आपातकाल की बात करी गई थी। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, जिसमें हमने आर्टिकल 352 को लिया था। 352 में हमने देखा कि अब तक देश में इमरजेंसी जो है वो कितनी बार लगी, तो आपका उत्तर था 3 बार। उसमें से हमने 1962 में चाइना ने हम पे आक्रमण किया, उस समय इमरजेंसी लागू की और उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और देश के जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने घोषणा करी थी वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरी बात हमने ये जानी कि जब 1971 में दूसरा आपातकाल लगा, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी और उसका कारण जो था, रीजन जो था, वो युद्ध था। और युद्ध किसके साथ? पाकिस्तान के साथ में हमने युद्ध किया। वैसे ये गृह युद्ध था पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसकी आंच हम तक पहुंची और फिर नहीं चाहते हुए भी हमने युद्ध किया और इस युद्ध में हम लोग जीते और परिणाम इतना भयंकर निकला कि आज तक भी पाकिस्तान उस बात को नहीं भूल पाया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक हिस्सा था वो हमेशा हमेशा के लिए, यानी भारत ने उसका नामो निशान मिटा दिया और वहां एक नया देश खड़ा कर दिया, बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है। तो ये दर्द लिए वो अब भी जी रहा है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे इमरजेंसी कब लगी। तीसरी जो इमरजेंसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है और अभी आपने जो देखे 3 कारण, उसमें से जो तीसरा कारण था वो था अनुच्छेद 352 की बात कर रहे हैं हम लोग। 352 में थर्ड जो इमरजेंसी है वो थी, कब लगी थी? 1975 में। 1975 में और रीजन था आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि अभी हमने जब ये स्थितियां बताई थी कि 3 स्थितियां, उसमें हमने लिखा था सशस्त्र विद्रोह, तो ये आंतरिक गड़बड़ी तो थी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आंतरिक गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन इस आंतरिक गड़बड़ी ने पूरे देश को हिला दिया था और ये मूल संविधान में आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था। तीसरा जो पहला था आक्रमण, विदेशी आक्रमण या बाहरी आक्रमण, दूसरा युद्ध था, तो तीसरा आंतरिक असंतोष या आंतरिक गड़बड़ी। इस आंतरिक गड़बड़ी के पीछे एक घटनाक्रम हुआ, उसकी वजह से ये शब्द आज वहां पे नहीं है। वहां पर वो कौन सा शब्द आ गया? सशस्त्र विद्रोह। तो इसके लिए जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा इसकी बैक की जो हम लोग स्टोरी देखें तो देखिए, अभी आपने इंदिरा जी के बारे में पढ़ा कि इंदिरा जी ने 1971 का युद्ध जीत लिया। उसके बाद इस युद्ध के जीतने के बाद उनका कद बढ़ गया, बहुत लोकप्रिय हो गई थी और साथ में जब उन्होंने 1974 में परमाणु परीक्षण कर लिया तो भारत और ज्यादा ताकतवर हो गया था। और इन सब चीजों को लेकर इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही इंदिरा, यानी पार्टी से भी बहुत ऊपर उसका कद हो गया था। ऐसे कहते हैं कि वो किसी मंत्रिमंडल में अपने सदस्यों की सुनती नहीं थी और अपने मन की करती थी। इस तरह से इंदिरा जी उस समय बड़ी जिद्दी स्वभाव की हो गई थी और उसी समय देश में, जैसे आप देखें 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, परमाणु परीक्षण के बाद में हम लोगों के आपात वो कुछ स्थितियां इस तरह की बनी, आर्थिक प्रतिबंध लगे, इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल टूट सी गई थी और देश में खाद्यान्न संकट आ गया था। खाद्यान्न जो वस्तुएं थी उनके भाव बढ़ रहे थे। कुछ लीडर्स जो थे वो जनता के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे, जनता सड़कों पे आ गई और इंदिरा के खिलाफ पूरा देश हो गया। ऐसी स्थिति में उसी समय एक और बहुत ही जो आपका जो हाईकोर्ट था उसका एक परिणाम, एक फैसला आया, उससे इंदिरा के पैरों से जमीन खिसक गई है, मान के चलिए। ये सब चल रहा था देश में, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस रेल या हड़ताल में लगे हुए थे
उधर एक जो हमारे 1975 का जो आपातकाल लगा उसका प्रतीक था जेपी, जयप्रकाश नारायण। उन्होंने बिहार आंदोलन और गुजरात आंदोलन जो हुआ उनमें छात्रों के आंदोलन को प्रेरित किया, नेतृत्व किया, और इसके अलावा पूरा विपक्ष जो था वो इंदिरा के खिलाफ था। यहां तक कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे लगे। इस तरह से इंदिरा उस समय बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोए हुए थी और पूरे विपक्ष को करारा जवाब दे रही थी। उसी स्थिति में जब इंदिरा ने उस समय चुनाव लड़ा तो उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। रायबरेली से उनके सामने राजनारायण उम्मीदवार थे और उन्होंने उनके खिलाफ एक याचिका दायर की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसी समय एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि इंदिरा जी ने अपने निर्वाचन के दौरान अपने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लोगों को डराया धमकाया, इसलिए उनके चुनाव क्षेत्र को जो उसने चुनाव जीता है उसको अवैध घोषित किया जाता है और पनिश किया जाता है कि वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकती। तो इससे इंदिरा बड़ी दुखी हुई, यानी पहली प्रधानमंत्री होते हुए उनके निर्वाचन के क्षेत्र को अवैध घोषित कर दिया गया, 6 साल का उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में इंदिरा के सामने ऑप्शन क्या था कि क्या करे, पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया था। और 25 जून 1975 की बात है, 25 जून 1975 का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसको काला दिवस के रूप में मनाया जाता है विपक्ष के द्वारा। 1975 की बात है। उस समय जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, जॉर्ज फर्नांडिस, इस तरह के जो नेता थे, उन लोगों ने जनता का नेतृत्व किया और जनता ने एक माहौल बना दिया कि अब इंदिरा को जाना पड़ेगा। तो रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में अब तक की एक विशाल रैली 25 जून 1975 को, और उसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण, जेपी ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया इस आंदोलन का। और वहां पर उस बड़ी विशाल जो रैली थी उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और इंदिरा ये सब बैठे बैठे एक झरोखे में देख रही थी। यहां तक कि सरकारी मशीनरी को उन्होंने आगाह किया कि ऐसी निकम्मी सरकार जो लोकतंत्र के लिए खराब हो, उस सरकार के आज्ञा का पालन भी नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने ऐसी ही बात कर दी। उस समय इंदिरा के दिमाग में कुछ चल रहा था कि अब कैसे इनसे निपटा जाए, कैसे किया जाए। ऐसे कहते हैं 25 जून 1975 की रात ही इंदिरा और उसके कुछ सहयोगी उन्होंने प्लान किया कि हम लोग किस तरह से इस विपक्ष को रोक सकते हैं और देश में शांति स्थापित कैसे की जा सकती है। तो कहते हैं कि कैबिनेट की बिना मीटिंग या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की कोई बिना मीटिंग के ही, टेलीफोन के जरिए ही उस समय जो राष्ट्रपति जो थे, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी को इंदिरा ने, ऐसे कहते हैं, टेलीफोन के जरिए स्वीकृति दी, टेलीफोन के जरिए बात करी और उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। और फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 का आपातकाल लागू कर दिया और उसका रीजन बताया कि देश में आंतरिक गड़बड़ी का माहौल है। और इंदिरा ने अपने जो सहायोग बना था उसके बाद सहायोग में अपनी बात रखी, तो उसने कहा था कि देश के सामने इस तरह की ताकतें मिली हुई हैं, विपक्ष उन ताकतों से मिला और देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए देश में शांति स्थापित करने के लिए आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाना जरूरी था, मैं गलत नहीं है। और ऐसे कहते हैं कि उस आपातकाल के दौरान जब दिन निकला उस समय किसी को पता नहीं था, रामलीला मैदान से उन जो बड़े बड़े नेता लोग थे उन लोगों को जेल में ठूस दिया। 1,11,000 लोगों को जेल में रातों रात डाल दिया गया
और जो बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण चौधरी, चरण सिंह, इनको भूमिगत कर दिया गया और 3 दिन तक लाइटें काट दी गई ताकि अखबार सरकार के खिलाफ नहीं छाप सके। और एक कानून बना दिया 3 दिन में, प्रेस सेंसरशिप। प्रेस सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप क्या कहता है? जो भी अखबार छपेगा वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापेगा, यानी कटौती कर दी, उसकी कैंची चला दी कि आपातकाल लगा हुआ है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया। इस तरह से बड़ा खतरनाक तरीके से देश में माहौल बना। और इस आपातकाल के दौरान इंदिरा जी ने एक महत्वपूर्ण जो काम किया वो था अपने आप को बचाने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। 42वां संविधान 1976 में जो किया गया वो आपातकाल के दौरान हुआ था। जैसे आपातकाल चल रहा है, आप देखिए 1975 में आपातकाल चल रहा है, 1975 का आपातकाल 1977 तक चला था। जैसे आपातकाल के दौरान ही 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, यानी इसमें इतने संशोधन हुए जितना कि अभी तक नहीं हुआ उतना एक 42वें संविधान संशोधन में कर दिए। और इसमें क्या क्या संशोधन हुआ ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो यहां पर उन्होंने क्या कर दी कि उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र को अलीगल घोषित नहीं किया जा सकता, यानी याचिका दायर नहीं की जा सकती। यहां अपने आप को बचा लिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो राज्य विधानसभाएं हैं तथा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया। ये पूछा जा गया है कई बार। इसमें यह कहा कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, उसको बढ़ाकर 6 कर दिया जाए और जितनी भी विधानसभाएं उनके कार्यकाल को भी 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है और उसके बाद 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, 1-1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया। इस तरह से कुछ अमेंडमेंट इसमें किया गया। ये 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन है। विवादास्पद संशोधन है। क्यों है ये आपने जान लिया, क्योंकि इस समय पूरा विपक्ष जो था वो क्या था, जेल में था। विपक्ष जेल में था और इंदिरा जी ने अपने बहुमत के आधार पर कैसे कैसे कर करा के उसको करवा लिया और ऐसा करवाया जो कि उसको क्या दे सके, फायदा दे सके। इस तरह से और इसके अलावा और बहुत सारी बातें हुई थी। जैसे उन्होंने जबरन नसबंदी कार्यक्रम चलाया था और जैसे कि आप जाने 1975 में जो समझदार लोग थे आपके, जो मान लीजिए अभिभावक वगैरह, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से इमरजेंसी के दौरान नसबंदी कार्यक्रम में गाँव में लोग अपने आप को छुपाते फिरे थे। इस तरह से बहुत ही इस इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का उस समय इनके साथ में जो थे वो इनके पुत्र थे संजय गांधी, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करें हम लोग कि ये जब आपातकाल खत्म हुआ 1975 का, 1975 में जब चुनाव हुए तो क्या इंदिरा जी दोबारा आएंगे? अरे लोकतंत्र में जनता के पास तो क्या वोट ही तो है और उस वोट के जरिए वह अपनी ताकत बताती है कि जो आपने काम किए उसका नजारा ये है, तो आप लीजिए इसको। तो वहां जैसे ही 77 का चुनाव हुआ, 1977 का जब चुनाव आया तो इस चुनाव में इंदिरा की 1977 में हार हुई। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करवाया 1978 में और जो प्रावधान 42वें संविधान संशोधन में थे उनमें लगभग को समाप्त कर दिया, वापस पूर्व की स्थिति में ला दिया गया। कुछ प्रावधान रख लिए गए, बाकी अमेंडमेंट कर दिए गए। 44वां संविधान संशोधन तो एक तरह से 42वें संविधान संशोधन का क्या सुधारात्मक उपाय था। 44वां संविधान संशोधन और मोरारजी देसाई ने करवाया था। मोरारजी देसाई बहुत कम समय प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए। इस तरह के कार्य जो इंदिरा के द्वारा गलत कर दिए गए थे आपातकाल के दौरान, तो उन्होंने इसको सुधारा है।
और इसी में एक बात और आई, आंतरिक जो गड़बड़ी थी, इस आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र के स्थान पर, आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? जैसे कि आप जानते हो आंतरिक गड़बड़ी क्या है? इंदिरा ने जो आधार बताया वो सही नहीं था उस समय के लिए, क्योंकि आप जब आंदोलन करते हैं तो आपका अधिकार है आंदोलन करना, शांतिपूर्ण तरीके से आप रामलीला मैदान में क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उस समय उसको आपने कहा कि देश के लिए गलत है, देश की एकता अखंडता को, तो ये आंतरिक गड़बड़ी एक तरह से अपने आप में क्या नहीं कर रहा है, परिभाषित नहीं है। क्या है आंतरिक गड़बड़ी? इसको परिभाषित नहीं किया गया है और इसको लेकर कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए मोरारजी देसाई की सरकार ने इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया। अब ये सशस्त्र विद्रोह क्या है? इसमें ये कहा गया कि जब तक जनता आंदोलन करे इसका अधिकार है, लेकिन जनता अगर शस्त्रों के साथ में सड़कों पे नहीं आ जाए तब तक इस आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। तो यहां आपको ये समझना है, जनता शस्त्रों के साथ में, वैसे जनता हमेशा क्या होती है, रोडों पे ही होती है, तो इसका मतलब तो हमेशा आपातकाल लगेगा। तो जनता का ये अधिकार है कि वो आंदोलन करेगी, लेकिन जनता जब शस्त्र यानी हथियार लेकर जब रोड पे आ जाएगी तो उससे तो हालत खराब हो सकती है ना। ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इस तरह से ये आपका जो तीसरा जो आपातकाल था वो लगा, और इस आपातकाल के दौरान इस तरह की घटनाएं घटी। शायद आपको अच्छी लगी होगी क्लास, बार बार आप इसका रिपीटेशन करें। डिफेंस वालों बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आप लोगों का काम रक्षा से संबंधित है, और हम जो बात कर रहे हैं देश की एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने पहले आपातकालीन शक्तियों को शुरू किया ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ सके, और उसके बाद हम विधायी कार्यपालिका शक्तियां पूरी करेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो आगे की क्लास में लेंगे। इसका अभी बहुत सारा पार्ट्स रहा, क्या प्रभाव है, कितने समय तक लगता है, कैसे हटता है, कैसे उसका अनुमोदन किया जाएगा, अगली क्लास में। धन्यवाद।